हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं और आपका एग्ज़ाम अब जो है उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। ऐसे में जितना भी मैं वीडियो दे रहा हूं सब के सब यूजफुल होगा, फालतू के वीडियो नहीं दूंगा जिससे आप लोग का टाइम वेस्ट हो और आपका जो है क्वेश्चन भी ना आए एग्जाम में। ठीक है, तो आज जो है आपका फिर से मैं 2 सब्जेक्ट का करा चुका हूँ। तीसरा सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही शानदार तरीके से मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे। तो आज आप सभी के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जितने भी पिछले 7-8 साल में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सभी का जो है यहाँ पे हम लेकर आए हैं पीडीएफ के साथ में। तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा और मैं फिर से कहता हूँ एक बार आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार जो है आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो एक बार जो वीडियो देखिएगा इसमें कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो एक बार पीडीएफ पढ़ने से रिविजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, तो वो चीज़ें माइंड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और मैं पहले ही बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव आपको जितना भी 15 से 20 नंबर के पूछा जाएगा आपके एग्जाम में वो लगभग यहाँ से जो है आपको 70% यहीं से रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है शारीरिक परीक्षण की विधियां को बताना है, मतलब मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो है शारीरिक परीक्षण करने का विधि बताना है। 2 विधि लिखना है, तो एक होता है पाल्पेशन विधि और एक होता है आपका परक्यूशन विधि। ठीक है, याद रखिएगा पाल्पेशन और परक्यूशन। ठीक है, पाल्पेशन और परकेशन। ठीक है, ये हो गया। पानी द्वारा फैलने वाला बीमारी कौन सा है, तो पता होना चाहिए टाइफाइड, हैजा, ठीक है ना, अतिसा, डायरिया, ये सब जो है आपका पानी के द्वारा होने वाला रोग होता है। कोई भी 2 याद है लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए घाव के प्रकार बताना है कि घाव के 2 प्रकार लिखना है। तो आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ कि 2 प्रकार के मेनली घाव होता है, एक होता है बंद घाव, एक होता है खुली घाव। एक होता है खुली घाव, एक बंद घाव। अब खुली घाव में मैं आपको 5-6 प्रकार पढ़ाया हूँ लॉन्ग क्वेश्चन में, और बंद घाव में 2 प्रकार पढ़ाया हूँ। ठीक है ना, तो बाकी घाव का 2 प्रकार होता है, एक ओपन बाउंड और एक क्लोज बाउंड। ठीक है, बिस्तरी घाव होने का क्या कारण होता है, तो आप लोग को इसका कारण बताना है। 2 ऐसे कारण जिसके कारण बेड सोर होता है, समझ गए। तो एक तो आपका हो जाएगा दबाव, प्रेशर होता है, और एक आपका रगड़, स्क्रैच लगने से एक घाव होता है। तो 2 कारण जान गए, दबाव और रगड़ जो है बिस्तरी घाव का कारण है। नर्सिंग के केंद्रीय तत्व कौन सा है, दोस्तों ये नर्सिंग का केंद्रीय तत्व पूछेगा या नर्सिंग का जो है मूलभूत चरण पूछेगा तो 5 चरण में से 2 चरण आपका यहाँ पे लिखना है। एक होता है आकलन का और एक होता है निदान का। ठीक है, तो ये 2 जो है नर्सिंग केंद्र का तत्व होता है। बाकी नर्सिंग प्रक्रिया का कितने चरण होते हैं, 5 चरण। पहला चरण आकलन का, दूसरा चरण नर्सिंग निदान का, तीसरा जो है योजना का, चौथा क्रियान्वयन का और पाँचवा मूल्यांकन का। तो इस प्रकार से इसी 5 स्टेप के द्वारा किसी भी रोग का जो है देखभाल करती है नर्स। ठीक है, और इसी 5 स्टेप में जो है क्या होता है, नर्सिंग प्लान तैयार किया जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको देखिए ले आया हूँ, यहाँ पे मैचिंग है। मैचिंग हो सकता है थोड़ा आपको धुंधला दिखे लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए अंडाइन जो होता है, अंडाइन ये आपका नेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, नेत्र, आँख से रिलेटेड है। फुट ड्रॉप क्या होता है, तो फुट ड्रॉप जो है गतिहीन करता है, ये जो है आपका जिसका फ्रैक्चर होता है उसमें भी उपयोग आता है। ठीक है ना, यह जो है फुट ड्रॉप जो है क्या होता है, हलचल में परेशानी को रोकता है। ठीक है ना, तो फुट ड्रॉप जो होता है व्यक्ति में, फुट ड्रॉप क्या होता है कि व्यक्ति को हलचल में परेशानी होने लगता है, जिसके लिए सैंडबैग का इस्तेमाल किया जाता है गति को रोकने के लिए। ठीक है ना, तो ये जो है फुट ड्रॉप आपका जो है क्या होता है, व्यायाम की कमी से भी होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखिए। उसके बाद है डायथर्मी। डायथर्मी का मतलब होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी रेट। ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी रेट, डायथर्मी का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी रेट, इसको याद रखिएगा। ग्वेज किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों ग्वेज का मतलब होता है कि नली द्वारा पोषण कराना। ठीक है ना, फीडिंग बाय ट्यूब के द्वारा फीडिंग देना, पोषण देना, ग्वेज वही होता है। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया जो होता है, ओटाइटिस मीडिया मध्य कान का संक्रमण होता है, इसको याद रखिए कि मध्य कान के संक्रमण को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। टूर्निकेट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो टूर्निकेट जो है रक्तस्राव को क्या करता है, रोकता है। टूर्निकेट का काम यही है कि रक्तस्राव को रोकता है। ठीक है ना, कैपलिन का क्या काम होता है, तो साथियों कैपलिन जो है एक सिर का आपका पट्टी है। कैपलिन कैप की तरह एक पट्टी होता है जो सिर में लगाने वाला पट्टी होता है, उसे कैपलिन कहते हैं। ठीक है,
आपसे ऑब्जेक्टिव फिलअप में भी पूछ देगा कि सिर में बांधने वाले पट्टी को क्या कहते हैं। सिर में बांधने वाले पट्टी को डैश डैश कहते हैं, तो कैपलिन कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर से जो है व्यक्ति का क्या होता है कि हलचल में परेशानी हो जाता है, मूवमेंट में परेशानी होने लगता है, व्यक्ति का चलने फिरने में परेशानी होता है। ठीक है, स्पाइका क्या होता है, तो स्पाइका एक प्रकार के आपका क्या है, पट्टी है, इसको ध्यान में रखिएगा। कॉन्स्टिपेशन, दोस्तों कॉन्स्टिपेशन जो होता है, कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज को लैक्सेटिव जो है दिया जाता है। ठीक है, लैक्सेटिव जो है दिया जाता है कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज को, कब्ज वाले मरीज को। ओके, ये हो गया क्लियर। अब चलिए आपके सामने एक और शानदार आपका फिलअप है, देख लीजिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फिलअप में। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। कहता है नर्सिंग प्रक्रिया के मूलभूत चरण बताइए। अभी ऊपर में देखे हैं आकलन और नर्सिंग निदान। ठीक है ना, तो ये 2 चरण देख लिए, कोई भी आप 2 चरण लिख सकते हैं। बुखार के प्रकार क्या होता है, तो आप लोग को पता है, एक होता है रेमिटेंट फीवर और एक होता है आपका इंटरमीडिएट फीवर, यानी अल्पविरामी और सविरामी। यह 2 फीवर का प्रकार है। मैंने बुखार के प्रकार आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, लाइसिस जिसमें एक ट्रू लाइसिस एक फॉल्स लाइसिस होता है। लाइसिस भी एक आपका फीवर का ही प्रकार है। ठीक है ना, एक रेमिटेंट फीवर और एक इंटरमीडिएट फीवर मैं पढ़ाया हूँ आप लोग का। ठीक है ना, तो अलग अलग प्रकार में फीवर का पढ़ा चुका हूँ, इसमें से 2 प्रकार लिखना है। दबाव के स्थान कौन कौन होते हैं, तो आप लोग को पता है, बटक एक दबाव का स्थान होता है, घुटना भी दबाव का स्थान होता है, केहूनी भी दबाव का स्थान होता है। ठीक है, तो ये जो है ये सब दबाव का स्थान है। ठीक है, जहाँ प्रेशर लगता है, तो बटक और नितंब, बतक नितंब या पीठ 2 लिखा हुआ है। ठीक है, समान ब्लड शुगर डैश से डैश mmg पर 100 cc होता है। तो नॉर्मल ब्लड कितना होता है, नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर जो है कितना होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। 80 से जो है कितना माना जाता है, 80 से 140 जो है आपका माना जाता है कि यह जो है नॉर्मल होता है, इतना तक अड़ सकता है व्यक्ति। ठीक है, मूत्र का विस्तीर्ण, लेकिन नॉर्मल कितना होता है, समान की बात होगी तो 80 से लेकर 120। ठीक है ना, सॉरी 120/80 होता है, 120/80 होता है, लेकिन पढ़ने के लिए 80 से 120 पढ़ेंगे। ठीक है, मूत्र का विशिष्ट घनत्व कितना होता है, सॉरी क्वेश्चन है कि मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व जो है डैश बीमारी में कम व किस बीमारी में अधिक होता है। मतलब जो मूत्र का विशिष्ट घनत्व यानी गुरुत्व जो होता है, ग्रेविटी जो होता है, स्पेसिफाइड जो यूरिन का जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होता है, किस बीमारी में कम और किस बीमारी में अधिक होता है। तो साथियों जो जिसको डायबिटीज़ एपेंडिस होता है, इंसिपिडस, किसी को अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है तो उसमें जो है उसका गुरुत्वीय कम जाता है और निर्जलीकरण में जो है अधिक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप लोग को समझना है। समाप्त हो गया। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्मल वैल्यू बताना है इन सब का। तो दोस्तों समान स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, मूत्र का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी गुरुत्व बताना है कितना होता है। तो देख लीजिए ध्यान से, इतना जो है आपका होता है। ठीक है ना, कितना होता है ध्यान से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कुछ ये जो है आपका गलत लिखा गया है। ठीक है, कितना होगा 1.020 से लेकर 1.030 होता है। ठीक है, इतना जो है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का होता है। हो सकता है आपको ऑप्शन में जो है, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहे तो वहाँ पे 1.010 जो है ऐसे करके जो है, या फिर यहाँ पे 0 भी हो सकता है और यह 30 या 25 तक भी हो सकता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, शरीर का तापमान कितना होता है, फ़ारेनहाइट में बात करेगा तो पता है आप लोगों को 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पल्स रेट का, तो नॉर्मल पल्स रेट आप लोग को पता है 72 पर मिनट जो है आपका हृदय का धड़कन जो है होता है। ठीक है, वहीं पे बात की जाए नॉर्मल ब्लड प्रेशर का तो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, यूनिट सबका जरूर लिखिएगा। यूनिट ए वाला सब यूनिट है, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको गलत काट लेगा नंबर। ठीक है, उसके बाद समान श्वसन दर कितना होता है, तो नॉर्मल जो श्वसन दर होता है वह किसी भी व्यक्ति में 16 पर मिनट नॉर्मल माना गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका नॉर्मल वैल्यू है जिसको आपको दैनिक जीवन में भी काम में आता है, याद रखिएगा और एग्जाम में भी पूछा जाता है।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न नीचे लिखे शब्दों का अर्थ बताना है, 6 में से कोई 5 का अर्थ बताना है। ठीक है, देखिए अर्थ, कब्जियत का अर्थ, कॉन्स्टिपेशन का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों किसी को भी अगर कब्ज होता है तो उसको मतलब क्या होता है कि मल का आंत में फंस जाना, यानी मल त्याग होने में परेशानी होना, तो यही इसका यही अर्थ है। दूसरा है पायूरिया। पायूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में पस आएगा, मवाद आएगा, तो उससे जो है हम लोग पायूरिया कहते हैं। ठीक है, पी फॉर पस और यू फॉर यूरिया, मतलब पस इन यूरिया, समझ गए ना। चलिए उसके बाद है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब होता है कि रोगी की आपात चिकित्सा या रोगी की प्रथम सहायता। ठीक है ना। हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया का मतलब होता है कि तापमान का अति तापमान। तो अति कब होता है, जब 105 फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा होता है तब हाइपर पायरेक्सिया होता है। ठीक है, उसके बाद है वाइटल साइन का मतलब क्या होता है, पता होना चाहिए। टेम्परेचर, बीपी, पल्स, रिस्पायरेशन, SpO2, ये सब जो है आपके वाइटल साइन होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, स्टेट का मतलब क्या होता है, तो आप लोग से स्टेट का मतलब अगर पूछता है कोई, ऐसे लिखा होगा, तो स्टेट का मतलब होता है एट वंस, यानी तत्काल। ठीक है ना, तत्काल दी जाने वाली दवाई में स्टेट लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि मूत्र बिल्कुल ना आने को क्या कहते हैं। तो मैं आपको ये सब कितना बार करा चुका हूँ कि मूत्र अगर बिल्कुल ना आए तो उसे अब्सेंस ऑफ यूरिन यानी एनूरिया बोलते हैं। एनूरिया बोलते हैं। ठीक है ना, एनूरिया होता है आपका मूत्र बिल्कुल ना आने को एनूरिया कहते हैं। मूत्र अगर हल्का हल्का आए तो उससे जो है एलुगुरिया कहते हैं। ठीक है, और मूत्र जो है मूत्र में पस आए तो पायूरिया कहते हैं। ठीक है, मूत्र करने में अगर डिफ़िकल्ट हो, कठिनाई हो, तो उसे डायसूरिया कहते हैं। तो ये सब जो है आपको मैं बता चुका हूँ। जबकि यहाँ पे एक गलत दिया गया है, यहाँ पे ओलिगुरिया नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे एनूरिया, अब्सेंस ऑफ यूरिन, एनूरिया होता है। ठीक है, एड्स के विषाणु का नाम क्या है, HIV वायरस है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है आपका होता है HIV। ठीक है, काले रंग के स्टूल को मैनीला कहते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। और नर्सिंग दिवस 12 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो 4 था मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे सामने कि स्लिंग्स। देखिए स्लिंग्स जो होता है, स्लिंग्स जो है आपका क्या होता है, तो स्लिंग्स एक आपका 3 कोनी पट्टी होता है, ट्रायंगुलर बैंडेज होता है, उसी को हम लोग स्लिंग्स बोलते हैं। ठीक है, सैंड बैग का क्या काम होता है, तो सैंड बैग जो होता है यह पैर में जो है फुट ड्रॉप्स को बचाता है, गतिहीन करता है, अस्थाई दिलाता है। ठीक है, तो ये आपका फुट ड्रॉप से बचाने का काम सैंड बैग करता है, जिसमें बालू से भरे हुए बैग में जो है पैर को जो है अड़ाया जाता है, उसमें रखा जाता है। ठीक है, अंडाइन क्या होता है, तो अंडाइन जो है आँखों को साफ करने में बहुत ज़्यादा काम आता है, तो इसलिए अंडाइन जो है आपके इससे आँख से रिलेटेड है। ठीक है ना। एनीमा क्या होता है, आंतों का सफाई करना या आंतों में मलाशय में द्रव प्रविष्ट कराना जो है एनीमा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। कोमा क्या होता है, तो गहरी बेहोशी में जो व्यक्ति जाता है उसे कोमा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है टेकीकार्डिया का मतलब होता है कि तेज नाड़ी दर, जिसका नाड़ी दर तेज हो जाता है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि 100 से अधिक जिसका पल्स रेट हो जाता है उससे तेज जो है टेकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, कोल्ड स्पॉन्ज जो होता है, कोल्ड स्पॉन्ज जो है बुखार में बहुत ज़्यादा काम में आता है, वो टेम्परेचर को कम करने के लिए, जिसमें कोल्ड स्पॉन्ज मतलब होता है कि किसी भी जो है कॉटन के कपड़े से स्पॉन्ज मतलब साफ़ किया जाता है, शरीर को ठंडक किया जाता है, जिससे टेम्परेचर कमता है। कोल्ड स्पॉन्ज यही होता है। खपची स्प्लिंट क्या होता है, तो टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने में स्प्लिंट जो है बहुत ज़्यादा काम में आता है। आप लोग देखते होइएगा किसी का उंगली में फ्रैक्चर हो जाता है तो देखते होइएगा उसको जो है एक स्प्लिंट जो है लगा दिया जाता है उंगली में, जिससे जो है वह उंगली का जो गति होता है ख़त्म हो जाता है और एक सीध में रहता है, जिसके कारण धीरे धीरे हड्डी जुटता है। ठीक है, प्रोटोस्कोप क्या करता है, तो यह मलाशय की जांच करता है, याद रखिएगा। प्रोटोस्कोप मलाशय की जांच करता है टू एग्जामिन द रेक्टम। ओके, कैथेटर क्या होता है, तो साथियों कैथेटर मूत्र रुक जाता है, यूरिन जिसका पास नहीं हो पाता है तो उसे कैथेटर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका मैं बता दिया फुल मैचिंग। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं।
अब यहाँ पे एक फुल फॉर्म है, आप सभी से पूछेगा एग्जाम में कि बताइए एट द टाइम ऑफ स्लीप, सोते समय को हम लोग क्या बोलते हैं मेडिकल के भाषा में। तो साथियों आप लोग देखते होइएगा, डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उस पर एचएस लिखते हैं, उस पर डॉक्टर जो है एचएस लिख देते हैं दवाई के आगे। ऐसा क्यों? तो एचएस के मतलब होता है एट द स्लीप टाइम या बेड टाइम, या इसी को होरा सोमनी बोलते हैं एचएस को, जो कि सोते समय होता है। ठीक है। उसके बाद आपात अवस्था में जब आवश्यक हो तब उसे हम लोग SOS कहते हैं। जब आपात अवस्था में कोई ड्रग लेना हो, यानी जैसे मान गए कि फीवर बार बार नहीं आ रहा है, ठीक है, कभी कभी फीवर आ रहा है या अचानक से कभी दर्द हो गया, तो आपात स्थिति में ली जाने वाली दवाई को SOS कहते हैं। ठीक है। चलिए, एट वंस तत्काल के मतलब क्या होता है, अभी ऊपर देखे हैं, स्टेट जो होता है इसका मतलब तत्काल होता है। ठीक है। दिन में एक बार, यानी वंस इन ए डे, मतलब ओडी का मतलब होता है कि वंस इन डे मतलब दिन में एक बार। दिन में 3 बार का मतलब होता है TDS, ठीक है ना, ट्राइस, ठीक है ना, थराइस ए डे मतलब दिन में 3 बार। TDS हो गया आपका, TDS, समझ गए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। ये सब डॉक्टर अक्सर लिखते हैं, जिसको आपको अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा तो आपको पता होना चाहिए। आप नर्स बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर क्या लिखे हैं समझने के लिए। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, समझिए। ठीक है। चलिए, उसके बाद अब देखिए फिर से एक आ चुका है आपका, यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए, एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है कि भूख का कमना, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है ना। तो देखिए लॉस ऑफ एपेटाइट कहाँ पे है, तो ये एक वाले को मिलान कीजिए 9 वाले से। एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि भूख कम लगना, ठीक है, भूख न लगना। उसके बाद पाइरेक्सिया का मतलब क्या होता है, तो पाइरेक्सिया का मतलब होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एराइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान बढ़ना जो है पाइरेक्सिया होता है। एम्पुटेशन का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एम्पुटेशन का मतलब होता है कि शरीर का जो है, अब यहाँ पे देखिए एम्पुटेशन जो होता है यह रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड होगा। कैसे? क्योंकि एम्पुटेशन जब किसी व्यक्ति का होता है ना, तो एम्पुटेशन का अर्थ होता है कि शरीर का कोई भी भाग किसी भी कारण से अलग होता है तो उसे ही हम एम्पुटेशन कहते हैं। जैसे ट्रेन में हाथ कट जाना, किसी मशीन में पैर कट जाना, या फिर एक्सीडेंट में एक पैर कट जाना, या कोई संक्रमण हो जाने से पैर जो है हाथ या पैर को हटाना पड़ रहा है सर्जरी के द्वारा, तो यही जो है एम्पुटेशन होता है। अब इस एम्पुटेशन वाले व्यक्ति को रिहेबिलिटेशन का ज़रूरत होता है, पुनर्वास की ज़रूरत होती है। ठीक है। ये हो गया। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, तो साथियों आइसोलेशन का मतलब होता है कि वैसा पेशेंट जो इन्फेक्टेड हो उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। मतलब जो इन्फेक्टेड संक्रमित रोगी होता है उसको दूसरे मरीजों से अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। आइसोलेशन का मतलब होता है पृथक। ठीक है। आर्टिफिशियल फीडिंग, तो आर्टिफिशियल फीडिंग का मतलब होता है साथियों कि जो है ऊपर से आहार देना। तो आर्टिफिशियल फीडिंग जो है किसको देते हैं, आप लोग को ये चीज़ जो है पता होना चाहिए। तो साथियों जिसका मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिफिशियल फीडिंग जो है किसे कराया जाएगा। तो देखिए आर्टिफिशियल फीडिंग जो है किसको किसको कराया जाता है, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ हो, मुंह का ऑपरेशन हुआ हो, ट्रेकिया का ऑपरेशन हुआ हो, ठीक है, या मुंह में किसी को जो है कैंसर वगैरह होता है ना, तो उस कंडीशन में जो मुंह से भोजन लेने में असमर्थ हो तो उससे जो है ये आर्टिफिशियल फीडिंग कराया जाता है, जिसमें एक जो है ऐसा मार्ग तैयार किया जाता है जिसके द्वारा शरीर को पोषण दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो है एब्डोमिनल ऑपरेशन, पेट के ऑपरेशन वाले को भी जो है डायरेक्ट आंतों में जो है प्रवेश कराया जाता है फीडिंग, तो यही जो है आपका हो जाता है आर्टिफिशियल फीडिंग। ठीक है। फाउलर्स पोजीशन किस में होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। फाउलर्स जो बेड होता है, फाउलर जो पोजीशन होता है वह हृदय रोगियों के लिए बेस्ट होता है, श्वसन रोगियों के लिए बेस्ट होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो अस्थमैटिक पेशेंट होता है इसको तो श्वसन को बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होता है, श्वसन का ही तो प्रॉब्लम रहता है इसमें, तो ये रिलेटेड हो जाएगा फाउलर्स बेड से। ठीक है। चलिए, ग्लिसरीन एनीमा, एनीमा जो है ग्लिसरीन एनीमा जो है किससे दिया जा सकता है, तो देखिए कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड होगा। अब जो कब्ज के मरीज होता है उसको ग्लिसरीन वाला एनीमा दिया जाएगा, जिससे उसका जो मल है वह सॉफ्ट हो और बाहर निकलने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है।
शीत बाथ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं शीत बाथ बता चुका हूँ कि शीत बाथ में एक ऐसे टेम्परेचर में गर्म पानी के साथ में जो है व्यक्ति को एक टब में जो है क्या किया जाता है, पानी को रख कर उसमें व्यक्ति को बैठाया जाता है, उसमें जो है सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और उस सॉल्यूशन में व्यक्ति के जो है बैठाया जाता है, जिससे उसका जो है पेरिनियल क्षेत्र के साथ साथ जो उसका पेल्विक रीजन है वो जो है व्यक्ति को उसमें प्रभावित होता है और जो है दर्द से, सूजन से राहत दिलाता है, ब्लीडिंग से भी राहत दिलाता है। तो हेमोरॉइड्स भी कुछ ऐसे ही दर्द खुजली को कम करता है ये शीत बाथ। ठीक है, ये हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कमी से क्या होता है, तो साइनोसिस होता है, देहनीलता भी इसको कहते हैं, जो ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, यूरिनोमीटर क्या होता है पता होना चाहिए आप लोग को। तो यूरिनोमीटर जो है व्यक्ति को यूरिन का ग्रेविटी जो है नापने का काम करता है। ठीक है, तो यह स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मूत्र का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है। तो साथियों मूत्र का अनुपस्थित होना मतलब एनुरिया कहलाता है। ठीक है ना, एनुरिया जो कहलाता है वह मूत्र का अनुपस्थिति होना को कहलाता है। ए वाला नहीं होगा, एलुगुरिया नहीं होगा। एलुगुरिया मतलब होता है मूत्र का बहुत ही कम बनना, बनता है लेकिन कम बनता है, तो उसे हम लोग जो है ओलिगुरिया कहते हैं। लेकिन मूत्र बिल्कुल अनुपस्थित है तो उसे हम लोग एलुगुरिया नहीं कह के उसे एनुरिया कहेंगे। ठीक है ना, नाम से स्पष्ट है एनुरिया। एनुरिया का मतलब होता है ए फॉर अब्सेंस और यू फॉर यूरिया, मतलब यूरिया का अब्सेंस। ओके, एड्स, HIV, काले रंग मनीला, स्त्री रोग परीक्षण के लिए डैश पोजीशन दी जाती है, लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है, आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब एक और शानदार क्वेश्चन है, कहेगा कि बिस्तर के प्रकार बताइए। दोस्तों बिस्तर के कौन कौन प्रकार होते हैं तो आप लोग अगर पढ़े हैं तो पता होना चाहिए। एक होता है ओपन बेड होता है, एक सर्जरी बेड होता है, एक जो है कार्डियक बेड होता है। ठीक है, एक आपका फाउलर्स बेड होता है। तो अलग अलग बेड तैयार किया जाता है अलग अलग पेशेंटों के लिए। ठीक है, तो ये जो है बिस्तर के प्रकार में आपको बता दिए। आसन पोजीशन के प्रकार पूछ रहा है तो फाउलर पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के पोजीशन है, आपको कोई पोजीशन 2 लिखना है। ठीक है, बुखार के प्रकार वही है, लाइसिस लिख दीजिएगा। उसके बाद इंटरमिटेंट फीवर और रेमिटेंट फीवर लिख दीजिएगा, बहुत सारे फीवर है। फ्रैक्चर हड्डी के प्रकार तो आप लोग जानते हैं, एक होता है कच्ची फ्रैक्चर। ठीक है, और एक होता है आपका पता होना चाहिए, एक होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। ठीक है, जटिल फ्रैक्चर या होता है, एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर, एक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। बहुत फ्रैक्चर के प्रकार है, लिखिएगा। एनीमा के प्रकार बताना है तो साथियों एनीमा के जो प्रकार होता है पता होना चाहिए कि एक होता है आपका आयल एनीमा, एक होता है साबुन पानी एनीमा, सॉप वाटर एनीमा, और एक होता है तैलीय एनीमा। ठीक है, तो ये एनीमा के प्रकार हुआ, मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पूर्ण रूप बताना है। बहुत शानदार प्रश्न है, हो सकता है आप लोग को एग्जाम में आ जाए, तो आप लोग ध्यान रखिए। पहला है TDS। TDS का मतलब क्या होता है, ट्राई, ठीक है ना, टर इन डाई। टर इन डाई का मतलब होता है कि दिन में 3 बार। इसका पूर्ण रूप लिखना है, आप लोग घबराइए नहीं, देख लीजिए ये सब एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ठीक है, 5 से 10 नंबर में। तो देख लीजिए TDS का मतलब क्या होता है, टर इन डाई। ठीक है ना, या इसी को थ्राइस इन डे भी लिख सकते हैं, दिन में 3 बार। ठीक है, BD का क्या होता है, 20 इन डाई, दिन में 2 बार। ठीक है, 20 इन डाई। ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा है, गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। स्टेट का क्या होता है, तो एट वंस होता है। स्टेट का फुल फॉर्म एट वंस, तत्काल। ओके, IM होता है, I फॉर इंट्रा, M फॉर मस्कुलर। ठीक है, इंट्रा मस्कुलर। ठीक है, PV क्या होता है, पर भैजीना, पर भैजीना। PV क्या होता है, पर भैजीना होता है। ठीक है, उसके बाद HS होता है होरा सोमनी, सोते समय। ठीक है, ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए CPR क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। वर्ड मीनिंग देख लीजिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। BP ब्लड प्रेशर होता है। डॉट्स क्या होता है पता होना चाहिए, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है ना, डॉट्स क्या होते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, तो याद होना चाहिए। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, एड्स हो गया। चलिए अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं खाली स्थान को फिल करना है। ठीक है, तो देखिए आप सभी से क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है कि डैश ग्राम 1 ओंस के बराबर है, मतलब
कितना ग्राम एक ओंस के बराबर होता है। यह अमेरिकी स्टैंडर्ड होता है ओंस, ठीक है ना। तो ओंस जो है अमेरिकी स्टैंडर्ड है, जैसे अपने यहाँ ग्राम केजी लीटर चलता है ना, उसी प्रकार से यह अमेरिकी स्टैंडर्ड है। तो आपको बताना है कि कितने ग्राम में एक ओंस होता है, ठीक है। तो साथियों देख लीजिए ध्यान पर, लगभग 29 ग्राम या कहीं कहीं 30 ग्राम पे भी लिखा रहता है कि इतने में जो है आपके इतना एक ओंस होता है, ठीक है। दर्द से निवारण को डैश दवा कहते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, बुखार को एंटीपायरेटिक बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे बात किया जाए दर्द के लिए तो एनाल्जेसिक बोलते हैं। वहीं पे बात किया जाए एलर्जी से लिए तो एंटी हिस्टामिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अस्थमा वाले के लिए एंटी अस्थमेटिक बोलते हैं, ठीक है। ये सब होता है। मसूड़े में सूजन को क्या कहते हैं? तो किसी को अगर गम में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम लोग जो है जिंजीवाइटिस बोलते हैं, ठीक है। मसूड़े में सूजन को जिंजीवाइटिस बोलते हैं। देख लीजिए स्पेलिंग, मिस्टेक मत कीजिएगा। निगलने में कठिनाई को क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद होना चाहिए आप लोग को, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो है इसका राइट होगा, ये निगलने में कठिनाई, ठीक है। डी फॉर डिफिकल्ट, ओके। उसके बाद है आपका देखिएगा ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? काला होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फिर से एक मिलान है, मिलान को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। स्प्लिंट क्या होता है? आप लोग को अभी मैंने बताया। स्प्लिंट जो होता है या जिसे हम लोग खपची कहते हैं, यह हड्डियों को क्या करता है? स्थिर रखने का काम करता है, ठीक है। पेशाब में शक्कर आना यानी डायबिटीज होता है, तो इसे हम लोग डायबिटीज शुगर कहते हैं, ठीक है। समान तापमान कितना होता है? तो 98.4 होता है, लेकिन जो हमें दिया गया रहेगा ऑप्शन में उससे मिलान कर देंगे। श्वसन क्या होता है? तो श्वसन जो है आपका, ये जो है मंद श्वसन जो होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि रिस्पायरेशन जो होता है आप लोग को, वो जो होता है व्यक्ति को क्या करता है? रिस्पायरेशन से रिलेटेड कौन सा है इसमें? तो ब्रेडीसोपनिया, ठीक है ना। ब्रेडीसोपनिया जो होता है या आपका श्वसन से रिलेटेड है, जो कि मंद श्वसन को कहते हैं, ठीक है ना। मंद श्वसन को ब्रेडीपेनिया कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है 9 का नियम जो है जलने वाले पेशेंट के लिए काम में आता है, पता होना चाहिए, जिससे जो है बर्निंग का परसेंटेज निकाला जाता है, ठीक है ना। तो जलना हो गया। उसके बाद एलोपेशिया होता है कि सिर के बालों का गंजापन या बालों का टूटना एलोपेशिया कहलाता है, ठीक है। पृथकीकरण क्या होता है? आइसोलेशन। तो इन्फेक्टेड मरीज को, ठीक है ना, संक्रामक मरीज को जो है आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। नाड़ी गति समान से अधिक होना, पता है कि टेकिकार्डिया। तीव्र जो है नाड़ी दर होता है, ठीक है। बिस्तर बनाना, बेड मेकिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो आराम व निद्रा के लिए जो है बिस्तर बनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ? तो 12 मई 1820 को, जो ऑप्शन में दिया रहेगा उससे आपको मैच कर देना है, ठीक है। तो कितना अच्छा से समझ लिए हम लोग। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एसी का मतलब फिर से पूर्ण रूप है। देखिए पूर्ण रूप आपसे 5 से 10 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो देख लीजिए, एसी का मतलब होता है एंटीसीबम, भोजन से पहले। एंटीसीबम का मतलब होता है कि भोजन से पहले लेने वाली दवाई। अगर डॉक्टर लिखते हैं दवाई से आगे एसी, समझ जाइए एंटीसीबम। एंटीसीबम होता है भोजन से पहले, ठीक है। एचएस क्या होता है? होरासोमनी, सोने के बाद, सोते समय, ठीक है ना। स्टेट क्या होता है? एट वंस यानी तत्काल। आईएम होता है इंट्रामस्कुलर माध्यम। ओएम होता है ओमनी मेन, प्रत्येक सुबह में, ठीक है। तो ओमनी मेन और एंटीसीबम दोनों याद रखिएगा, ओके। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और ज़बरदस्त है, फिर से फिलअप है और ये फिर से है। बिस्तर के प्रकार क्या होता है? एक होता है आपका बिस्तर, कौन कौन से बिस्तर होता है? खुला बेड होता है, बंद बेड होता है, ब्लैंकेट होता है, सर्जरी बेड होता है, ठीक है। अलग अलग बेड होता है, ठीक है ना। पोजीशन के प्रकार भी अलग अलग, सुपाइन, फाउलर, प्रोन, लिथोटोमी, ठीक है ना। बहुत सारे पोजीशन हैं। बुखार के प्रकार रेमिटेंट, इंटरमिटेंट और कंटिन्यूअस, लाइसिस, ट्रू लाइसिस, फल्स लाइसिस, बहुत सारे जो है आपके फीवर के प्रकार हैं। फ्रैक्चर के प्रकार पूर्ण कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, खुला फ्रैक्चर, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ठीक है ना, कच्ची फ्रैक्चर, बहुत सारे फ्रैक्चर है, लिखना है।
उसके बाद देखिए आप लोग को एनीमा का प्रकार पूछा है यहाँ पे, एनीमा के प्रकार। तो एनीमा के प्रकार में साबुन पानी एनीमा होता है, तेलीय एनीमा होता है, ठीक है। उसके बाद एक और एनीमा कार्मिनेटिव एनीमा होता है। तो ये एनीमा के 3 प्रकार है, याद रखिएगा, काम देगा, ठीक है। साबुन पानी के एनीमा में साबुन पानी के बनाकर झाग तैयार किया जाता है, जो क्या करता है अंदर देने से यह सॉफ्ट करता है मल को, ठीक है ना, और सफाई करता है। तेलीय एनीमा क्या करता है कि इसमें जो है तेलीय पदार्थ को जो है प्रविष्ट कराया जाता है आंतरीय मार्ग में, जिससे जो है वह मल को नरम करता है और बाहर निकालता है। इसी प्रकार से कार्मिनेटिव एनीमा होता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे पूर्ण रूप है और ये पूर्ण रूप आप लोग को समझना चाहिए। TDS क्या होता है, टर इन डाई, यानी दिन में 3 बार, दोबारा हो रहा है, रिवीजन हो जाएगा। BD होता है 20 इन डाई, दिन में 2 बार। स्टेट होता है एट वंस, तत्काल, ठीक है। IM होता है इंट्रामस्कुलर। HS होता है होरा सोमनी, ठीक है। ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS, ठीक है। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। वर्ड मीनिंग देख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। TDS होता है टर इन डाई, BD होता है 20 इन डाई, ठीक है। और T है तो 3, B है तो 2, ठीक है। चलिए डॉट्स होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। शॉर्ट कोर्स एक साथ लिखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। चलिए CPR क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। BP ब्लड प्रेशर। TPR क्या होता है, टेम्परेचर पल्स रिस्पायरेशन रेट। TPR क्या होता है, टेम्परेचर पल्स रेट और रिस्पायरेशन रेट, ठीक है। चलिए ये भी बता दिए। अब हमारे और आपके सामने एक और ज़बरदस्त आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या कहता है, डिस्पोनिया का मतलब क्या होता है कि श्वसन का जो है सांस लेने में तकलीफ होना, डिफ़िकल्ट इन ब्रेथिंग। देखिए डी आ जाएगा ना, जैसे डिसयूरिया, डिस्पेनिया, मतलब आगे डी लगेगा, समझ जाइएगा कि डिफ़िकल्ट है, यानी कठिनाई वाला चीज़ें है, ठीक है। और उसके बाद वाला समझिएगा कि यह श्वसन के लिए है कि यूरिया के लिए है कि क्या चीज़ के लिए है। तो पोनिया है तो श्वसन होगा, ठीक है। कार्डिया रहता तो हृदय से रिलेटेड होता, यूरिया रहता तो मूत्र से रिलेटेड होता। तो डिस्पोनिया है, डिस्पोनिया मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, ठीक है, हो गया। शीत बाथ जो है क्या होता है, तो दोस्तों शीत बाथ जो है वैसे पेशेंटों के उपयोग आता है जिसका जो है मलाशय का ऑपरेशन हुआ हो, दर्द खुजली ये सबसे आराम दिलाने के लिए जो है आपको जो है शीत बाथ का उपयोग किया जाता है, जैसे हेमोरॉयड वाले पेशेंट का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर का, ओके। चलिए पैरोटाइटिस क्या होता है, तो दोस्तों जो पैरोटॉइड जो ग्लैंड होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, उसमें इन्फ्लामेशन प्रदाह यानी संक्रमण या सूजन को पैरोटाइटिस कहते हैं, ठीक है। और ये पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। ग्लोसाइटिस क्या होता है, तो जीभ का संक्रमण, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग्यू, और ये जो है आपका ग्लोसाइटिस जीभ का संक्रमण, ठीक है। टिम्पेनाइटिस क्या होता है साथियों, टिम्पेनाइटिस का मतलब होता है कि यह जो है अंदरूनी कान का जो है एक पर्दा होता है, और ओटाइटिस मीडिया रहता है तो मध्य कान के पर्दा होता है, ठीक है। एन्यूरिया क्या होता है, तो साथियों अमूत्रता, ऑब्सेंस ऑफ यूरिन, यहाँ पे आया ना, अनयूरिया मतलब अमूत्रता, ऑब्सेंस ऑफ यूरिन मतलब यूरिन का अनुपस्थित, ठीक है। तो ये हो गया। हिलोटोसिस मतलब दुर्गंध युक्त श्वास आता है, मतलब बदबू आता है श्वास में, उसे हेलिटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलिटोसिस कहते हैं, ठीक है। जिंजिवाइटिस क्या होता है, तो गम्स का जो है आपका इन्फ्लामेशन होता है, तो यह जो है जिंजिवाइटिस। इंसोमनिया क्या होता है, नींद का ना आना, लैक ऑफ स्लीप। और मैलिना जो होता है वह आंत से रक्तस्राव या फिर मल का काला आना, यही जो है मैलिना होता है। चीज़ें समझ गए, चलिए ये हो गया, ओके। फिर से मिलान करने वाला यहाँ पे आ गया, हम लोग के बीच में देख लेते हैं। यहाँ भी रक्तचाप BP जो होता है किससे रिलेटेड है, तो साथियों BP जो है स्फेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है, तो ये एक का कौन सा होगा, एक का आपका जो है D होगा, ठीक है। फाउलर पोजीशन कैसे मरीजों को दिया जाता है, तो जो अस्थमा मरीज है, जो हृदय रोगी मरीज है, उसको जो है आराम दिलाने के लिए फाउलर पोजीशन करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो जो है यहाँ पे एक चीज़ें आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को मैं एक चीज़ें बता रहा हूँ, एक चीज़ें यहाँ पे दिक्कत हो गया, ठीक है, देख लीजिए। फाउलर पोजीशन
यहाँ पे जो होगा आपको मैचिंग करना है, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। फाउलर पोजीशन, इससे पहले हम लोग देखें कि फाउलर पोजीशन अस्थमा वाले मरीज को दिया जाता है, बिल्कुल सही है, दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको देख लीजिए कि फाउलर पोजीशन से रिलेटेड और कुछ चीज़ें हैं। तो ये हेड लोब पोजीशन होता है। फाउलर पोजीशन क्या है? हेड लोब पोजीशन होता है, जिसमें व्यक्ति का सर जो है नीचे की हल्का झुका हुआ होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है किससे दिया जाता है? तो आप लोग को पता है ऑक्सीजन का ज़रूरत जो अस्थमा वाले मरीज होते हैं, श्वासन में कमी के कारण उसे ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए। बेड ब्लॉक्स का क्या काम होता है? तो दोस्तों बेड ब्लॉक्स का बहुत काम होता है, ठीक है ना। तो बेड ब्लॉक्स का जो काम होता है वो काम होता है कि बेड ब्लॉक्स कहाँ लगा होता है, पता होना चाहिए कि यह जो है बेड के नीचे जो उठाने वाला होता है ना, जैसे जो है पेशेंट को चाहिए पोजीशन, वैसे पोजीशन के करने के लिए बेड को जो है क्या किया जाता है, लॉक किया जाता है, आगे या पीछे से उठाया जाता है। तो यही बेड लॉक्स होता है, जो रिलेटेड होगा शॉक को ठीक करने के लिए बेड को उठाना, ठीक है ना। शॉक क्या होता है साथियों? शॉक जो होता है वह पैराप्लेजिया है, आघात पैराप्लेजिया से रिलेटेड होगा, ठीक है। बेड सोर क्या होता है? तो साथियों बेड सोर जो होता है वो बेड सोर से रिलेटेड जो चीज़ें होगा आपका, वह जो है बेड सोर पर लोशन लगाया जाता है, कैंडिस लोशन, ठीक है। तो ये बेड सोर हो गया। सीट बाथ आपका कहीं ना कहीं हेमोरॉइड्स के लिए उपयोग होता है, तो ये रिलेटेड हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद एसेप्सिस जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एसेप्सिस है वह जो है इन्फेक्शन रहित क्षेत्र को एसेप्सिस कहते हैं, ठीक है। एसेप्सिस का इस्तेमाल जो है किया जाता है ऐसे संक्रमण से मुक्त करने के लिए, ठीक है। हाइपर पैरेक्सिया का मतलब होता है कि तापमान का बहुत ज़्यादा, हाइपर पैरेक्सिया में कोल्ड स्पेजिंग किया जाता है, सही बातें है। मुंह का देखभाल यानी पेट के ऑपरेशन जब होता है व्यक्ति का, ठीक है, तो मुंह का जो है क्या किया जाता है, देखभाल किया जाता है, ठीक है। चीज़ को समझ गए, सब चीज़ को, ओके। चलिए अब यहाँ पे एक और जो है देख लीजिए, ये सब तो हो गया है। इसके अभी ऊपर हम लोग देखें हैं ना, सेम चीज़ें हैं, इसके कराने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए एक और लास्ट है, इसको एक बार हम लोग और देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। बीडी का मतलब क्या होता है? बीस इन डाई, दिन में 2 बार। टीडीएस टर इन डाई, दिन में 3 बार। ओडी ओमनी डाई, दिन में 1 बार। एसओएस सी अपस सीट, ठीक है ना। एसओएस का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, सी अपस सीट मतलब आपातकाल स्थिति में, ठीक है, जब जरूरत हो। बीपी ब्लड प्रेशर, एचएस होरा सोमनी सोते समय, स्टेट मतलब एट वंस तत्काल, टीपीआरए टेम्परेचर पल्स रिस्पायरेशन रेट, आईएम इंट्रामस्कुलर, ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सीपीआरए कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ओके, समझ गए। चलिए तो आपका यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था मैंने यहाँ पे करा दिया, और ये आपका द एंड हो गया। जितने भी फंडामेंटल में पूछे गए हैं पिछले साल जितने भी क्वेश्चन, और ये सब के सब मैंने करा दिया। आई भी पूछेगा तो क्या लिखेंगे, इंट्रावेन, ठीक है। आईएम पूछेगा तो इंट्रामस्कुलर, ठीक है। उसके बाद जो है आईडी पूछेगा तो इंट्राडर्मल, आईएस पूछेगा तो इंट्रा सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो है आपको याद होना चाहिए, मैंने बता दिया। विदा लेते हैं। फंडामेंटल नर्सिंग का जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था पिछले 7-8 सालों में मैंने करा दिया। पीडीएफ दे रहा हूँ, आप लोग पढ़िए, एक बार पीडीएफ और एक बार वीडियो जरूर देखिएगा ताकि ज़्यादा यूजफुल हो, ज़्यादा समय न लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।